आज की क्लास में बेसिकली हम लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द लाइट। और इस लाइट में आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ से पॉसिबली जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो उनके यूजेस को लेकर के आते हैं, लाइक एज ए कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का यूजेस कहाँ पे किया जाता है, या आपको कंडीशन दे दिया जाएगा कि डेंटिस्ट लोग ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा टाइप का मिरर यूज करते हैं, राइट। या न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देता है कि अगर कोई मिरर है उसके सामने से तो इतनी डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कितनी डिस्टेंस से बनेगा, या इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। पॉसिबली इस तरीके के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपको जितने टॉपिक मैंने अभी यहाँ पे बताए हैं, जिस टाइप के सवाल आते हैं वो सारा क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशंस अच्छे से कर पाएंगे ये पूरा क्लास खत्म होने के बाद। तो हम लोग देखेंगे मेन मेन जो की पॉइंट्स हैं इस टॉपिक को लेकर के कि किस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट क्या है, कैसे आप डिफाइन करते हैं लाइट को। सो बेसिकली लाइट एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है और ये एक सेंसेशन देती है आपको साइड का। सो बेसिकली अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ अ साइट। देखने के लिए हमको क्या करता है, सेंसेशन प्रोवाइड करता है। अगर लाइट की प्रेजेंस है तो चीज़ें हमें विजिबल होती हैं, लाइट की एब्सेंस है तो चीज़ें हमें विजिबल नहीं हो पाती हैं। तो लाइट बेसिकली एक आपका एनर्जी का फॉर्म है और जो कि हमें किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करता है, सेंसेशन प्रोवाइड करता है। लाइट के वजह से ऑब्जेक्ट को जो देखा जा सकता है उसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ओपेक होता है। अगर किसी भी मटेरियल से पूरी की तरीके से लाइट अगर पास आउट हो जाए तो उसको आप ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। पार्सली अगर ट्रांसफर हो तो उसे आप ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। थोड़ा मतलब एकदम ना हो पाए उसे आप क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। तो ये टाइप का सवाल आपसे यहाँ से नहीं आएगा। आपका जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा और अच्छे लेवल का रहेगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों जो टर्म हैं वो बेसिकली क्या बताते हैं। रिफ्लेक्शंस को आप डिफाइन करते हैं कि लाइट का बाउंसिंग बैक हो जाना किसी भी सरफेस से टकराने के बाद। सपोज कीजिए कि अगर ये लाइट पड़ा और यहाँ सरफेस है तो इस सरफेस से क्या हो जाए, बाउंस बैक कर जाए। ऐसे फिनोमिना को आप टेक्निकली रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, दैट इज सपोज कि अगर आपका ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे कोई भी एक लाइट पड़ रही है और लाइट का उस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद फिर क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए। ऐसे फिनोमिना को हम फेस के टर्म में लाइट का रिफ्लेक्शन से बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज व्हाट, दैट इज द फिनोमिना ऑफ अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस। किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वापस चले जाने की प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। जबकि रिफ्रैक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो सपोज लाइट जो ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे एयर मीडियम है और ये सपोज कीजिए कि कोई ग्लास है या कोई भी आपका वाटर है, कुछ भी है, दूसरा मीडियम है। तो लाइट की जो रेज है वो बेसिकली क्या करती है, स्ट्रेट डायरेक्शन पे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर इस लाइट का जो पाथ होती है उस पाथ में थोड़ा सा क्या आता है, डेविएशंस आता है। लाइक एस अगर डेंसर मीडियम होगा तो एंगल की तरफ होगा और रेयर मीडियम होगा तो एंगल से अपवर्ड होगा। तो ऐसे लाइट के पाथ में डेविएशंस का आना कब, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव कर रहा हो, उस फिनोमिना को बेसिकली रिफ्रैक्शंस के नाम से जाना जाता है। सो आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को कवर करेंगे और देखेंगे कि आपके जीएस वाले पोर्शंस में कहाँ कहाँ से पॉसिबली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो लोअर क्लासेस में आप लोगों ने लॉज पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शंस के, कि लाइट का रिफ्लेक्शंस का लॉ क्या होता है। यहाँ से आपके कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंगल दे करके पूछा जाता है कि अच्छा क्या हो सकता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शंस के जो लॉ हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। 2 पॉइंट आपको पढ़ने को मिलता है। इसमें पहला लॉ आपको बताता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा लॉ आपको ये बताता है कि द इंसिडेंट रे and the normal to the mirror at the point of incident and the reflected ray all lie in the same plane। बताना ये चाहता है कि सपोज अगर कोई आपका ये मिरर है, ये मिरर का जो इस तरीके से ऐसे ऐसे पार्ट दिखाया जाता है ये आपका होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग रे, मतलब कि नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट जहाँ पे कोई लेयर लगी हुई है।
ये वाला जो स्मूथ आपको दिखाई दे रहा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। यहाँ पे इस मिरर के लेंथ को पी एन क्यू से देखा गया है। इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको ओरिजिन दिया गया, दैट इज द ओ दिया गया। ये ए जो है सोर्स ऑफ लाइट है, जो कि लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है। ये जो एरो दिखा रहा है, जो लाइट का पार्ट किसी सरफेस से पड़ रहा है उसको आप इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं या इंसिडेंट लाइट के नाम से जानते हैं, राइट। जिस एंगल से यहाँ पे ये जो आपका मिरर है, मिरर का पूरा जो सेंटर वाला पार्ट होगा, मतलब जहाँ पे आपको ये ओ दिखाई दे रहा है ओरिजिन, उससे अगर एक वर्टिकल ऐसे पैरेलल लाइट अगर मतलब कि एंगल अगर ये एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो इसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ओके। जो लाइट आपका यहाँ से पड़ रहा है इस ओरिजिन पे, उस ओरिजिन और इस नॉर्मल के बीच में, मतलब ये जो लाइट यहाँ पे पड़ी है इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। जबकि जब ये लाइट आपका बाउंस बैक हो रही है, बाउंस बैक होने के टाइम पे जो नॉर्मल और इस वाले एंगल के बीच में जो जो एंगल बन रहा है उसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आई एंड आर, आई इज इक्वल टू दैट इज द इंसिडेंट एंड आर इज इक्वल टू दैट इज द रिफ्लेक्शन। ये पहला लॉ आपको यही बताना चाहता है कि सपोज अगर यहाँ पे लाइट जो पड़ रही है, अगर इसका एंगल 30 डिग्री है तो बेसिकली इसका भी क्या होगा, 30 होगा। अगर ये 60 पे पड़ रही है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। तो अगर आपको एक कोई एंगल मालूम है तो दूसरा एंगल भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आपको यही बताता है कि किसी भी सरफेस से पड़ने वाली जो लाइट की रे होती है उसका इंसिडेंट जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड रे के एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। यही आपको बताता है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताता है कि इंसिडेंट लाइट जो पड़ रही है और इसके बाद आपका रिफ्लेक्टेड जो रे पड़ रहा है और जो नॉर्मल पॉइंट है, वो तीनों की तीनों किसी एक पॉइंट पे, किसी एक प्लेन पे क्या करते हैं, मीट कर रहे हैं, दैट इज द ओरिजिन। ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका इंसिडेंट लाइट भी मीट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट भी मीट कर रहा है, नॉर्मल पॉइंट का भी एक्सेस क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। यही स्टेटमेंट देता है आपको, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। तो ये दो आपके लॉ हैं और इन लॉ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है लॉ को लेकर के। तो ये फिगर आपको इन दोनों लॉ के जस्टिफिकेशंस को बताता है कि कैसे ये दोनों लॉ आपस में क्या होते हैं, जस्टिफाई होते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया रखा है कि जो रिफ्लेक्शंस का लॉ है लाइट का, ये किसी भी टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे दे रखा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। चाहे वो आपका प्लेन मिरर हो, चाहे वो आपका स्फेरिकल हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, जो भी कुछ होगा जो कि आपका लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, कोई भी सरफेस होगा जहाँ से लाइट आपकी बाउंस बैक हो सकती है, उन सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये लॉ क्या होंगे, आपके फॉलो होंगे। और वहाँ पे ये दोनों ही लॉ आपके क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट का और तीनों पॉइंट के एक जगह पे मिलने का। सरफेस के बेसिस पे रिफ्लेक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर आपका सरफेस स्मूथ होगा, मतलब जैसे आपका सपोज मिरर है, तो वहाँ पे जो आपके रिफ्लेक्शंस होंगे वो क्या होंगे, रेगुलर टाइप के होंगे, लाइक दैट। और अगर आपका सरफेस क्या होगा, थोड़ा सा रफ होगा, लाइक दैट, इस तरीके से, जैसे पेपर वगैरह हो गया, लकड़ी वगैरह हो गया, तो यहाँ पे पड़ने वाली जो लाइट होगी वो एक तरीके से रैंडम में जाएगी, मतलब एकदम इक्वल इक्वल या प्रॉपर तरीके से होके नहीं जाएगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ अ नेचर ऑफ अ सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज द रफ अगर सरफेस होगा तो इरेगुलर रिफ्लेक्शंस होंगे, और अगर स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शंस होगा। ये वाले पॉइंट से आपसे एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाता, बट हाँ, आपको ऑब्जेक्ट देख करके ये जरूर पूछा जा सकता है कि किस वाले ऑब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूँ पेपर पीस है या न्यूज़पेपर है, दूसरा अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि कोई ग्लास है, तीसरा अगर मैं आपको दे दूँ कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक्स है, और चौथा अगर मैं आपको दे दूँ कोई यहाँ पे वाटर लिक्विड है, तो इन चारों केसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट का रिफ्लेक्शन सबसे हाईएस्ट किस में होगा, तो आप क्या बताएंगे। प्लास्टिक के बाद वाटर लिक्विड। नहीं नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दो मीडियम के बीच का जो डेंसिटी होती है उसको बताने के लिए होता है कि ग्लास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी सरफेस की जो स्मूथनेस होगी जितना ज़्यादा होगी, वहां से लाइट आपका उतना अच्छा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा।
So smoothness is directly proportional to the rate of reflection of a light. जो भी कोई ऑब्जेक्ट देगा आपको, उस ऑब्जेक्ट को आप ऐसे एनालिसिस कर लेना एग्जाम के टाइम पे कि ज़्यादा स्मूथ किसका है, मतलब चिकना कौन है। ऐसे न्यूज़पेपर्स आप आसानी से क्यों पढ़ पाते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के जो पेपर्स की क्वालिटी होती है हमेशा रफ रखी जाती है। कभी भी ऐसे ऑयल पेपर पे नहीं प्रिंट किया जाता, ना ही कभी ऐसे सिल्की वाले पेपर पे किया जाता है, क्योंकि वो वाले पेपर्स आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होंगे। आप नोटिस किए होंगे कि अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की मैगज़ीन होती है, या जो ऐसे वीकली वाले आपके नोटिस आते हैं, या फिर कोई अच्छी फॉरेन राइटर की बुक होती है, तो उसमें कलर जो पेजेस होते हैं वो बहुत शाइनिंग वाले होते हैं। उस पेज को आपको देखने में कितनी प्रॉब्लम होती है, कभी नोटिस किया आपने? न्यूज़पेपर की पेपर की क्वालिटी हमेशा रफ इसीलिए रखी जाती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और आपको पढ़ने में कंफर्ट रहेगा। अगर लाइट रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगा तो आपकी आँख पे मतलब प्रॉब्लम हो सकती है और आपको सही से दिखाई नहीं देगा, आप उसे पढ़ नहीं पाएँगे। हाँ, जो आपके अगर ओरिजिनल आपने कोई कोई बुक फॉरेन ऑथर ऑथर की खरीदी हुई है, जैसे लाइफ साइंस की, तो उसमें आप देखेंगे उनके जो पेजेस होते हैं बहुत ही अच्छे ऑयल पेज बोला जाता है उनको, तो उस तरीके के होते हैं और उन पेजेस में आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। उसके पीछे का रीज़न यही है। सो इस स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शंस का मीन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या हैं, और उनका मीन क्या है ये आपने यहाँ पे देख लिया। और सरफेस के बेसिस पे स्मूथ मतलब रेगुलर और इरेगुलर दो टाइप के रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है। अगर आपका सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, तो ये जो होगा वो कैसा होगा, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शंस होगा। और अगर आपका ये क्या होगा, रफ होगा, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शंस होंगे वो क्या होंगे, दैट इज द इरेगुलर होंगे, राइट। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है, और सब लोग क्लास 10 तक फीस एटलीस्ट पढ़ कर के आए हैं, 12th में भी पढ़े होंगे। क्या कोई ऐसा एंगल है जिस एंगल पे अगर लाइट पड़ेगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्शंस ज़ीरो हो, मतलब कि जो एंगल आई की वैल्यू हो वो भी ज़ीरो हो जाए, और डेफिनेटली एंगल आर की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। क्या इंसिडेंट लाइट का एंगल कुछ ऐसा एंगल है पॉसिबली जहाँ पे रिफ्लेक्शंस ना हो, ज़ीरो हो जाए? आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है, मतलब मेरे नेटवर्क में इशू है या आपकी तरफ? वेरी गुड। और कोई? ओके, तो ये बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच देयर इज नो रिफ्लेक्शन, वो एंगल लाइट का कौन सा है जिस पे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, मींस जितने एंगल से लाइट आपकी आती है सेम उसी एंगल पे लाइट क्या होती है, आपकी बाउंस बैक हो जाती है विदाउट डेविएशंस के। सो अगर आपके इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस आपको दे दिए जाए, लाइक यस 30 एंगल, 60 एंगल, 90 एंगल एंड 120 एंगल, तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल होता है परपेंडिकुलर, अगर पूरी सपोज कीजिए अगर आपका ये कोई मिरर है और यहाँ पे पूरी तरीके से परपेंडिकुलर मीन्स वर्टिकल अगर लाइट पड़ रही है जिसका एंगल 90 है यहाँ पे, तो जिस एंगल से लाइट यहाँ पे आपकी इंसिडेंट हो रही है 90 एंगल पे ही क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डेफिनेटली एंगल आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। सो नोट इट डाउन कि 90 एंगल पे अगर इंसिडेंट लाइट का जो एंगल है, मतलब किसी भी तरीके से लाइट का जो एंगल इंसिडेंट हो रहा है, अगर उसका 90 एंगल अगर हो जाएगा तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन आपकी चीज़ों का नहीं होगा। अगला सवाल मेरा ये है कि इस रिफ्लेक्शन पे क्या होगा, क्या वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगी जिस ऑब्जेक्ट पे ये एंगल लाइट 90 एंगल पे पड़ रहा है? आपको कोई ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देता है, जैसे सपोज आप कमरे में हिलते हैं, लाइट को आप स्विच ऑन करते हैं, आपको सारी चीज़ें दिखाई देना शुरू कर जाती हैं, ऐसा क्यों? तो उससे क्या हो जाएगा? क्या क्या हो जाएगा, मतलब सुना, आवाज़ थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही थी, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए।
नहीं, नहीं, वो फिनोमेना अलग है। वो है आपका रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स के एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट। आप इस मेरे ख्याल से मैं आपकी बात को समझ पाया। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि रू कमरे से जब आप अचानक से बाहर निकलते हैं और बाहर बहुत तगड़ी धूप होती है तो आप देख नहीं पाते, या सिमिलरली आप बाहर से अगर अचानक से अंदर में रूम में आते हैं तो फिर आपको कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता। आप ये बोलना चाह रहे हैं? ये इसके पीछे का लॉजिक है रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स का एक्टिव होना और डीएक्टिवेट होना। एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ दिया, मतलब बोल दिया यहाँ पे, तो मैं उसको बता ही देता हूँ। हमारी बॉडी में, मतलब जो हमारी रेटिना है, वहाँ पे दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड जो सेल्स होती है वो बेसिकली आपको नाइट में विजन दिखाने के लिए क्या करती है, काम करती है। और जो कोन सेल्स होते हैं वो आपको क्या करते हैं, लाइट में देखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डे टाइम पे जब आप बाहर होते हैं तो उस टाइम पे आपके 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 रेटिना की सारे कौन सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और जैसे ही आप अचानक अपने रूम में आते हैं, तो रूम में जब आप अचानक आते हैं तो वहाँ पे लाइट क्या होती है, अब्सेंस होती है, मतलब आपको वहाँ पे डार्क होता है। तो डार्क में देखने के लिए हमारी रॉड सेल्स को क्या होना है, एक्टिव होना होता है, इसको डीएक्टिवेट होना होता है। तो जो थोड़ा टाइम आपका जो वहाँ पे गैप होता है, कि आपको थोड़ा समय लगता है उस रूम में चीज़ों को विजुअलाइज करने में, अगर आपने लाइट ऑन नहीं किया है तो वो जो टाइम लगता है ना, जो लैग होता है टाइम का, वो इसीलिए कि आपकी रॉड सेल्स क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं, और कोन सेल्स क्या होती है, आपकी डीएक्टिवेट होती है। सेम यही प्रोसेस होता है जब आप रूम से निकल करके दोपहर में, जैसे अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, आप अगर अपने रूम में हैं और रूम से अचानक अगर आपको बाहर निकलना होता है तो आपकी आंखें ऐसे चौंधिया जाती हैं, मतलब आप सही से, आपकी आंखें खुल नहीं पाती, आप देख नहीं पाते हैं। उसके पीछे कारण वही होता है कि जब भी आप रूम में होते हैं तो उस टाइम पे आपकी रॉड सेल्स एक्टिव होती हैं, और जब आप अचानक से बाहर आते हैं तो उस टाइम पे आपके कोन सेल्स को एक्टिव होना होता है। तो ये समय लगता है उसको ब्रेक डाउन होकर के एक्टिव होने में, और उस वाले सेल्स को डीएक्टिवेट होने में। मेरा सवाल ये था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट अगर परपेंडिकुलर पड़ रही है, मीन्स 90 एंगल पे पड़ रही है, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? वेरी गुड। आप अभी आज की क्लास में पढ़ेंगे कि आपकी आँख पे किसी भी चीज़ का इमेज कैसे बनता है, कोई चीज़ हमें दिखाई क्यों देता है। जहाँ पर आप जानेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट का फ्रैक्शन आपके रेटिना पे पड़ता है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के कहीं मीट करता है, कहीं क्रॉस करता है, जिसको आप फोकस बोलते हैं। तब जाकर के उसकी क्या होती है, इमेज बनती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से मेंशन कर लीजिए कि 90 एंगल वो आपका एंगल है जिस पे आपका क्या होगा, नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर रिफ्लेक्शन से नहीं होगा तो वहाँ पे विजिबिलिटी भी नहीं होगी, नो विजिबिलिटी। अगला सवाल मेरा आप सभी लोगों से है, रिफ्लेक्शन से ही ये आपका क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस मैं पहले भी आप लोगों से पूछा हूँ, आई डोंट नो कि आप लोगों को याद है कि नहीं याद है। कि सपोज करिए कि अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं, राइट, और आपके फ्लाइट की जो हाइट है, मान लीजिए आपका ये पूरा अर्थ है, और अर्थ का पूरा ये क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर के बाहर आपका कोई एयर नहीं होता, और आपके जो फ्लाइट का जो पोजीशन है वो मान लीजिए क्या है, आपका इस एटमॉस्फेयर के बाहर है। और अगर आप इस फ्लाइट में अगर आप बैठे हुए हैं और अगर आप यहाँ से स्काई को देख रहे हैं, स्काई को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्काई का कलर कैसा दिखाई देगा आपको? सवाल समझ आया? ब्लैक दिखेगा। ऐसा क्यों? क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चंस मेरा ये था सोभिक, कि मान लीजिए ये आपका पूरा अर्थ है, और इस अर्थ के एक फिक्स हाइट तक इसकी क्या होती है, एटमॉस्फेयर होती है, जहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। आप किसी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं और उस फ्लाइट की जो हाइट है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के क्रॉस है, मीन्स ऊपर है। और अगर इस फ्लाइट से आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको स्काई कैसा दिखाई देगा? क्या ब्लू दिखाई देगा, या नहीं दिखाई देगा, नो विजिबल, नॉट विजिबिलिटी, या ब्लैक दिखाई देगा? रात के टाइम पे नहीं भाई, रात के टाइम पे तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ से भी ब्लैक दिखाई देगा। डे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं।
डे टाइम में भी अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं फ्लाइट से और आपकी फ्लाइट की हाइट एटमॉस्फेयर की अगर अबव है, सो बेसिकली आपको वहाँ से स्काई ब्लैक दिखाई देगी। तो मतलब उसका कोई कलर नहीं है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले गैसियस मॉलिक्यूल्स की वजह से वो हमको ब्लू दिखाई देता है, ऐसा एक्चुअली है नहीं। ओके, सो लाइट का, हाँ, क्या क्या बोलते हैं? अच्छा, ओके। रिलेट वेवलेंथ तो होता है, क्राइटेरिया क्या है ये अब आप आपने आपको पता होगा। रिलेट वेवलेंथ होती है, जैसे वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ होती है, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज द प्लेन मिरर। बेसिकली जब भी रिफ्लेक्शंस की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग मिरर को लेकर के चलते हैं, क्योंकि मिरर बहुत ही अच्छा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहाँ से लाइट प्रॉपर तरीके से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ये मिरर दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक स्फेरिकल मिरर और एक आपका प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में देखेंगे, और प्लेन मिरर से आने वाले जो पॉसिबल आपके क्वेश्चन है वो यही हैं, इसी प्रॉपर्टी की बेसिस पे आता है। प्लेन मिरर से बनने वाले जो इमेजेस होंगे उनकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से समराइज है यहाँ पे। इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है रियल नहीं होगा, रियल वर्चुअल का मतलब ये हुआ कि आपका हमेशा जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगा। मिरर के पीछे बनने वाले इमेज को हमेशा आप वर्चुअल बोलते हैं, और मिरर के सामने बनने वाले इमेज को आप हमेशा रियल बोलते हैं। सामने और पीछे से क्या मतलब, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपका ये मिरर है और इस मिरर का आपका ये रफ सरफेस है और बाकी आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आर एस। लाइट आपकी मान लीजिए यहाँ से स्ट्राइक कर रही है, तो अगर इस स्ट्राइक के बाद इसका जो आपका ये जो पॉइंट बन रहा है ये कहीं पे इधर बन रहा हो, जहाँ कहीं पे कहीं क्रॉस कर रहा होगा, तो अगर ये जिस जिस मतलब की तरफ, जिस साइड से आपका ये लाइट क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, अगर उसी डायरेक्शंस में सेम साइड में अगर इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसको आप बोलते हैं रियल। और अगर ये इस डायरेक्शंस में होगा उसको आप बोलते हैं दैट इज द वर्चुअल। तो प्लेन मिरर से कभी भी रियल इमेज नहीं बनता, हमेशा वर्चुअल इमेज ही दिखाई देती है। सुबह सुबह हम लोग नहाने धोने के बाद अपने आप को जो शीशे में देखते हैं वो हमारी रियल इमेज नहीं होती है, वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है, राइट। इरेक्ट का मतलब ये हुआ डायरेक्शन सेम होगा, मतलब कि हाँ, मिरर के अंदर बनता, पीछे बिहाइंड द मिरर। इरेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो इमेज का भी डायरेक्शन क्या होगा, आपका ऐसा ही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दैट इज द इमेज हो गया। तो यहाँ पे बताया गया कि ऑलवेज कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जिस कंडीशंस में प्लेन मिरर के थ्रू वर्चुअल इमेज के बजाय रियल इमेज ही बन पाए, ऐसा नहीं है, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी और इरेक्ट ही बनेगा। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी हाइट, सपोज कि अगर 5 सेंटीमीटर का आपका ये ऑब्जेक्ट था, तो 5 सेंटीमीटर का ही आपका क्या बनेगा, ये इमेज भी बनेगा। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर आपका ये मिरर है और ये इसका आपका रफ सरफेस है, और ये आपका क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ये, और इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है इस मिरर से मान लीजिए आपका यहाँ पे क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो इमेज बनेगी वो भी आपका 10 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगा। यही आपको ये बात बतानी चाहती है, और इससे बहुत सवाल आता है। आपको दे दिया जाएगा कि कोई प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि उसकी इमेज कितने डिस्टेंस से, मतलब इमेज से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस कितना होगा, यही आपसे पूछा जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर आपका मिरर से ऑब्जेक्ट का है, तो 10 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस यहाँ से भी है, तो इसके और इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी भैया, 20 सेंटीमीटर।
सो फाइनली आपके पास कॉन्सेप्ट जो जा रहा है वो ये कि प्लेन मिरर से बनने वाले जो इमेज होंगे, उस इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमेशा डबल होगा ऑब्जेक्ट और मिरर के इमेज के। मतलब ये जो आपका मिरर है, इस मिरर से ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो भी दूरी होगी इसका हमेशा डबल होगा इस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी से। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे फिगर से भी आप देखिए, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा गया है, जितना डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ दिखाई देगा, मीन्स 5 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे है तो 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो एक्चुअली में जैसे सपोज हम लोग जब खड़े होते हैं तो शीशा के सामने जितने डिस्टेंस पे हम खड़े हैं उतना ही शीशा के पीछे आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। और यही कारण है कि जैसे जैसे आप मिरर के पास में आते हैं आपको इमेज भी आपकी पास आती हुई दिखाई देती है। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मतलब आप एकदम क्लोज में आ गए हैं, राइट। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं प्लेन मिरर की बनने वाली। प्रॉपर्टी नंबर पहला आपको बताया गया कि वर्चुअल और डायरेक्ट होगा। दूसरा बताया गया कि आपको साइज़ जो होगी वो इक्वल होगी, कोई मतलब कि डिमिनाइज नहीं होगा, कोई लार्जर नहीं होगा। और हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी आपको इस तरीके से समझना होगा, जितना दूरी आपका यहाँ से यहाँ का होगा उतनी दूरी आपका यहाँ से यहाँ का भी होगा। इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ कि आप अगर अपना लेफ्ट हैंड, अगर आप अपना हाथ ऐसे दिखाते हैं तो आपके हाथ का जो डायरेक्शन होगा फिंगर का आपको उल्टा दिखता है। आप पकड़ते हैं बायां वाला कान अगर है तो आपको लगता है कि हाँ तरफ जा रहा है। अगर आप अपने आप को बाएं तरफ मूव करें तो आपको राइट साइड में मूव दिखाई देता है। तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना। तो ये थी प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर। हाँ, रियल इमेज क्यों नहीं दिखती है? जो आप वीडियो देखते हैं ना, स्क्रीन प्ले, वो आपके रियल इमेज हैं। ओके, स्फेरिकल मिरर की जो आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, वो मूवी जो आपको दिख रही होती है वो रियल इमेज होती है। प्लेन मिरर के बाद नेक्स्ट है आपका स्फेरिकल मिरर। और यहाँ पे आप ऐसे स्फेयर को देख सकते हैं, और अगर इसको ऐसे काट दिया जाए सपोज फॉर एग्जांपल इस तरीके से, क्या हो रहा है? यहाँ पे दो आपको सेमी सर्कल दिखाई देंगे। एक आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका ये उसका रफ वाला सरफेस है, लाइक दैट, इस तरीके से, तो इस मिरर को आप बेसिकली कॉनकेव बोलते हैं। और अगर ये इसका आपका क्या हो, रफ सरफेस है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। देख लेते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर क्या होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। मतलब कि इस तरीके की बात कर रहा है, लाइक दैट। ये इनका क्या हो गया, आपका रफ सरफेस हो गया, और ये इनका क्या हो गया, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो एक ऐसा कॉनकेव, केव का मतलब होता है गुफा, मतलब जो कि अंदर में घुसा हुआ हो। तो ऐसे अगर सपोज आप अपने पाम को ऐसे करते हैं तो जो आपका पाम वाला एरिया है वो आपका सपोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अपर वाला जो पार्ट है वो क्या है, रफ सरफेस है। तो ऐसे अगर आपने सिकोड़ लिया है तो वो आपका क्या है, कॉनकेव है। स्पून बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका। अगर स्पून को अगर आप देखिए तो ये वाला जो सरफेस जिससे कि आप खाते हैं चीज़ों को, ये वाला आपका क्या है, कॉनकेव है, और ये वाला क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, राइट। तो दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसका कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लाइक दैट। ये इसका क्या हो जाएगा, रफ सरफेस, और बाकी आपका ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। सो स्फेरिकल मिरर आपके दो कैटेगरी के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, और अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से हो रही हैं। तो आप यहाँ पे पहले इनका फिगर देख लीजिए, और इनके फिगर के कुछ कुछ पार्ट हैं उनको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर आपको दिखाई दे रहा है, ये इनका हार्ड सरफेस है, मीन्स रफ सरफेस है, जिसपे कि कोई लेप लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। और ये वाला इनका जो कर्व है, ये आपको पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखा रहा है।
और इसको आप बोलते हैं कॉनकेव, जबकि इसको क्या बोलेंगे आपको, दैट इज़ द कॉन्वेक्स। यहाँ पे कुछ-कुछ टर्म्स हैं, उनको भी आप देख लीजिए, अभी आगे भी आपको समझाएँगे। जैसे लाइक एज़ अ फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, पोल क्या होता है। किसी भी लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको आप बोलते हैं पोल, जिसको कि पी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी मिड पॉइंट से कोई एक ऐसे वर्टिकल मतलब सॉरी पैरेलल लाइट अगर आपकी क्रॉस कर रही है तो उसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ कहीं पे भी जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, जहाँ कहीं पे भी इसको क्रॉस करती है उसको आप बोलते हैं दैट इज़ द फोकस। और फोकस और पोल दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं दैट इज़ द फोकल लेंथ, इसको कि स्मॉल एफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी थोड़ा-सा आगे आपको ये चीज़ें और अच्छे से मिल जाएँगी देखने को। यहाँ पर आप देखिए कि जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट को किस तरीके से क्या करता है, कन्वर्ज करता है। दैट इज़ वाई इसको कभी-कभी कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि डायरेक्शंस ए एंड बी है, और इसके हर एक पार्ट से पड़ने वाली जो लाइट है जो कि पैरेलली सीधा जा रही है, और सीधा जाने के बाद ये टकरा करके देखिए कुछ ऐसे आ रही है, ये इस तरीके से। यहाँ से ये वाला टकराया तो ये ऐसे आया, ये सीधा जो गया वो तो वापस डायरेक्टली चला गया, फिर ये वाला जो हुआ वो इस तरीके से टकराया। सारे पार्ट से जाने वाले जो रेज हैं किसी एक एंगल पे क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, और उसी एंगल को बोलते हैं आप फोकस। और इसी फोकस पे ही आपका बनता है क्या, दैट इज द इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिट आउट होने वाली जो लाइट होती हैं जब किसी भी मिरर पे स्ट्राइक करती हैं तो वो अलग अलग एंगल से क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। सारे पार्ट की जो लाइट मतलब कोई दो रेज उस ऑब्जेक्ट से जो कि इमिट आउट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां कहीं पे एक दूसरे को क्या करेगी, क्रॉस करेगी, वहीं पे उसका क्या बनेगा, आपका फोकस बनेगा। और फोकस पे ही हमेशा क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। ये इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो आपका फोकस है वो ये बताता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे एट लीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को आप फोकस के नाम से जानते हैं। और फोकस आपका वो एरिया होता है जहाँ पे आपका क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चूंकि लाइट जो ऐसे आपकी पूरी फैली हुई थी, अब वो आकर क्या हो रही है, सिकुड़ जा रही है, लाइक है जिस तरीके से। तो इसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। तो जो आपके कॉनकेव मिरर होते हैं इनको आप कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं, जबकि कॉन्वेक्स जो होता है इसको आप डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। ये लाइट को डाइवर्ट करता है और ये लाइट को कन्वर्ट करता है, मतलब पूरा नैरो कर देगा। यही कारण है कि आप जितना भी जगह पे चीज़ों को मैग्नीफाई करके देखना होता है, चीज़ों को बहुत बड़ा करके देखना होता है, आप क्या करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर को यूज़ करते हैं, मीन्स कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपने देखा कि ये जो कॉनकेव मिरर का आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसे काम करता है और लाइट को कैसे कंजर्व करता है, कन्वर्ज करता है। ये है आपका कॉन्वेक्स, मतलब डाइवर्जिंग। यहाँ पे देखिए कि जो भी लाइट, एक चीज़ आपने यहाँ पे और देखा कि जितनी भी लाइट है रिफ्लेक्ट होने के बाद सब लाइट के डायरेक्शंस, मतलब जहाँ से लाइट आपके जिस साइड से निकल रही थी उसी साइड में यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, फोकस फोकस बन रहा है। अब ये जो इमेज बनेगी उसको आप बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। मैंने आपको बताया था रियल इमेज का डेफिनेशन, कि जब इमेज का फॉर्मेशन उसी साइड में हो, उसी डायरेक्शंस में हो जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, उसको आप बोलते हैं दैट इज द रियल इमेज। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लाइट जब आपकी ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन की क्या कीजिए, ड्रॉ की जा रही है, ऐसे इमेजिनरी, ऐसे डॉटेड दिखाई दे रहा है कि ये लाइट ऐसे यहाँ पे जाकर के मिलेगी, ये लाइट ऐसे आकर के यहाँ पे मिलेगी, ये लाइट ऐसे आकर के यहाँ पे मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। तो चूंकि ये आपकी जो लाइट है वो उस डायरेक्शन में, मतलब उस साइड में नहीं है जिस साइड से इमेज लाइट आपकी इमिट आउट हुई थी, उसके अपोजिट में है। दैट इज वाई यहाँ जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो वर्चुअल इमेज आप ध्यान में रखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर से बनता है। रियल इमेज आप ध्यान दीजिए कि कॉनकेव मिरर से बनता है। बट एक पॉइंट ऐसा भी है, मतलब एक केस ऐसा भी है
कि कॉनकेव मिरर के केस में भी आपका वर्चुअल इमेज बन जाता है। वो पॉइंट ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे। ओके, कुछ कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, उन टर्म्स को आप समझ लीजिए। ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो ये जो टर्म्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पहले इनको आप समझिए। मान लीजिए कि अगर आपका ये कोई मिरर है, अभी मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूँ, बट आप ऐसे स्फेरिकल भी समझ सकते हैं लाइक दैट। मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट को आप बोलते हैं पी, और इस पी से कोई पहला लाइन अगर आपकी जो खींची गई होगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पी ए बोल सकते हैं इसको। और जहाँ कहीं पे भी आपकी लाइट स्ट्राइक करने के बाद ऐसे मीट कर रही है, ये क्रॉस करने के बाद ये मीट कर रहा है, उसको आप बोलते हैं फोकस। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को आप बोलते हैं फोकल लेंथ, मीन्स आर, और सॉरी एफ। और इसके बाद ये आपका हो गया पोल, मीन्स मिड पॉइंट। ये आपका हो गया फोकस, मीन्स जहाँ पे आपका इमेज बनेगा। और इसके बाद यहाँ पे रिलेशन दे रखा है आर एंड एफ में। आर का होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जो आपका ये कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो रेडियस होगा, मिड पॉइंट जो होगा, यहाँ से बात कर रहा है। तो रेडियस में और फोकल लेंथ में हमेशा रिलेशन किसका होता है? 2f का होता है। मतलब रेडियस जो होगा वो 2f के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब फोकल लेंथ अगर आपको दे रखी होगी तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा होगा तो फोकल लेंथ भी आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए दिया हो कि किसी भी इमेज का या किसी भी मिरर का आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अगर सपोज कीजिए अगर आपका 40 है, 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आसानी से फोकल लेंथ निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। और अगर आपका फोकल लेंथ दे रखा हो और अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाएगा तो उसमें पूरा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपको पूछा जाए। तो ये कुछ कुछ टर्म थे जो कि यहाँ पे आपने देख लिया और होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा क्या क्या इमेज बनते हैं, कैसे कैसे। ये टेबल आपको क्वेश्चंस देके जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ये 4 पॉइंट हैं और ये 6 कंडीशंस हैं। नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठवां। सारे कंडीशन से आप देखिए यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशंस पी और एफ के क्या हो? बीच में हो। मतलब जो जस्ट अभी मैं आपको समझा रहा था, ये मान लीजिए आपका क्या है? पी है, और ये आपकी एक है प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये मान लीजिए आपका क्या है? एफ है। तो अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ मतलब कहीं यहाँ पे भी अगर आपको कहीं रखा हुआ होगा तो उस केस में जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। और इसका नेचर कैसा होगा? इस तरीके से, मतलब कि ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और साइज भी क्या होगी? इससे बड़ी होगी। यही सिर्फ एक कंडीशन है, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन द पी एंड एफ मीन्स पोल एंड दैट इज अ फोकस। अदरवाइज बाकी सारे कंडीशंस में कॉनकेव मिरर से बनने वाला जो इमेज होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ये वाला केस आप याद रखिए कि एग्जाम में आपसे यही सवाल आपसे पूछ दिया जाता है। यहाँ पे दे रखा है कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजिशन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो इमेज जो होगा वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। और उसका जो साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत छोटा होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और अगर बियॉन्ड द सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर हो कोई, अगर आपका मान लीजिए ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, उससे भी बाहर अगर हो तो वहाँ पे उस केसेस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? एफ एंड सी के बीच में बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। साइज क्या होगी? डिमिनिश्ड मीन्स छोटी होगी, मतलब स्मॉल होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो उस टाइम पे कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस की होगा तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा सी, इन लार्ज होगा, मतलब बड़ा साइज होगा, लार्ज साइज होगी। और इसके बाद रियल इन्वर्टेड होगा। और अगर फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से बनेगा इमेज, और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में बनेगा तो हाईली इनलार्ज होगा, मतलब काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, रियल इन्वर्टेड होगा। और पी और एफ के बीच में होगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा जो कि वर्चुअल इमेज होगी, और साइज भी क्या होगा? उसका बड़ा होगा। कैसे बनेगा ये आपको यहाँ पे रे डायग्राम से हम अभी दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ 4 रूल हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज के फॉर्मेशंस का, और उन रूल्स को फॉलो करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन जो है वो बता सकते हैं।
पहला रूल यहाँ पे दे रहा है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पढ़ने वाली जो लाइट है, मान लीजिए आपका ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये आपका क्या है, पोल है, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है। आपसे बता रहा है कि कोई भी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल होने के बाद जब ये टकराती है तो टकरा करके क्या करती है, फोकस को क्रॉस करती है। यहाँ पे ये क्या कर रही है, एफ को क्रॉस करती है। पहला रूल ये हो गया। मतलब अगर इंसिडेंट लाइट आपका पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। दूसरा लॉ आपको बताता है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई लाइट प्रिंसिपल फोकस को पास करके जा रही होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब जस्ट उल्टा, ये पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या हो गया, फोकस को क्रॉस किया। और अगर पढ़ने वाली लाइट ही क्या हो, फोकस को क्रॉस करके जा रही हो, तो ये फिर से क्या होगी, आपकी पैरेलल हो जाएगी। दोनों रूल्स एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट है। तीसरा रूल आपको ये बताता है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई सी को, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर रहा होगा, क्रॉस करके जा रहा होगा, तो जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आया है, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या करेगा, ये वापस भी हो जाएगा। मतलब कि उसी सेम दिशा में, सेम एंगल पे। चौथा पॉइंट आपको ये बताता है, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपका जो मतलब लाइट है, इंसिडेंट वाली लाइट हो रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस का ये जो दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको ऑब्लिक कर रहा हो, मतलब पी पे पड़ रहा हो, डायरेक्टली फोकस पे, तो सॉरी पोल पे, तो जितने एंगल से आपका ये यहाँ से आया होगा, उतने एंगल से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपके 4 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशंस के बाय द कॉनकेव मिरर। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो फोकस को क्रॉस करेगा। दूसरा, फोकस को क्रॉस करता हुआ जाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगा। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर होके जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चला जाएगा। चौथा, अगर पोल पे स्ट्राइक होगा तो एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर क्या होगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। इन्हीं चारों रूल्स को ध्यान में रख करके आपकी इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। पहला कंडीशन दिया गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो यहाँ पर आप देखिए, इस ऑब्जेक्ट के इस वाले पार्ट से एक लाइट की रे क्या हो रही है, यहाँ पे निकल रही है। अब ये लाइट आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब पहला वाला रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेगी, फोकस को क्रॉस करेगी। क्रॉस कर दिया। दूसरा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये वाले बी वाले पार्ट से भी क्या हो रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो यहाँ पे भी पहला लॉ क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ये भी क्या करेगा, फोकस को क्रॉस करेगा। तो जहाँ कहीं पे दोनों लाइट आपकी मिलेंगी, वहीं पे क्या बनेगा भैया, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, राइट। तो आपने यहाँ पे देखा था कि जब ऑब्जेक्ट आपका क्या हो, इनफाइनाइट हो, तो कहाँ पे इमेज बनेगा, ध्यान से देखिए आप पीछे जा करके। एट इनफाइनाइट तो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। पहला ही कंडीशन है, फोकस पे बनेगा। फोकस पे बनेगा तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा साइज का होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। मतलब आप इमेज कैसा बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनेगा इमेज आपका, ये ऐसे, रियल एंड इन्वर्टेड, छोटा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, फोकस पे बनेगा। ओके, दूसरा कंडीशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो, बियॉन्ड हो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बियॉन्ड हो, तो इसके टिप से जो निकलने वाली आपकी रे होगी, वो फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रही है, फोकस पे जाएगी। दूसरी वाली जो लॉ है, मतलब दूसरी वाली जो रे है, वो क्या हो रही है, आपकी थर्ड लॉ को फॉलो कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के जाएगी। तो सी और एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में बनेगा। और आपकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, और साइज में क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। तीसरा कंडीशन है कि अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका उसी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, और आपका क्या होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, साइज क्या होगी आपकी, सेम होगी। यहाँ पे आपका ये वाला लॉ फॉलो करेगा। मतलब कि पहला आपका यहाँ पे ऐसे जा रहा है पैरेलल, और ये फोकस पे हो जा रहा है, तो मतलब फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी आपका जा रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है, फिर इसके बाद ऐसे हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट लॉ फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से ये 3 आपने कंडीशन यहाँ पे देख लिए। चौथा कंडीशन आपका ये है कि अगर आपकी जो इमेज है, वो इमेज बहुत बहुत क्या हो, दूर हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत बियॉन्ड हो, तो उस कंडीशंस में देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये आपकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में बनेगा। साइज छोटी होगी, रियल होगा, और इन्वर्टेड होगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ पे दे रखा है कि एट इनफाइनाइट हो, बहुत ज़्यादा दूरी पे हो, तो इमेज
आपका यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, फ़ोकस पे बनेगा। और इस तरीके से फिर आपको ये दे रखा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ हो, फोकस सॉरी पोल और फोकस के क्या हो, बीच में रखा हुआ हो, तो आपका ये वर्चुअल इमेज बनेगा और साइज क्या होगी, बड़ी होगी। ये 6 आपके रे डायग्राम हैं कंडीशंस के, किसके, दैट इज़ द कॉनकेव मिरर के। वो टेबल जो है वो आपका सारा समरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो छठवां पॉइंट, जिसको कि आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स होंगे सारे, जिस जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ये फिगर से भी आप समझ सकते हैं। कॉनकेव मिरर को कॉमनली यूज़ किया जाता है टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स हेडलाइट में, ये सारे लाइट में क्या करते हैं आप यूज़ करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब जगह पूछे जाते हैं। सेविंग मिरर में, जिसमें कि आप देख करके सेविंग करते हैं, उसमें उसमें जो आपका मिरर लगा हुआ है कॉनकेव मिरर होता है। डेंटिस्ट, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो लाज करके देखने के लिए टीथ को देखने के लिए जो यूज़ करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर होता है। और इसके बाद सनलाइट को कंसंट्रेट करके सोलर जो फर्नेस होते हैं उनमें भी क्या किया जाता है, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लाइट होती है, लाइट को कन्वर्ज करने का क्या करता है, काम करता है। तो सेविंग मिरर, फिर उसके बाद मेकअप के लिए भी जो यूज़ कर रहे हैं, डेंटिस्ट यूज़ कर रहा है, टॉर्च भी यूज़ हो रहा है, एंड सोलर फर्नेस भी यूज़ हो रहा है। तो ये इनके क्या है, यूजेस हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा लाइट का रिफ्लेक्शंस के बारे में, एज वेल एज कॉनकेव मिरर के बारे में, और सिंपल मिरर, प्लेन मिरर के बारे में भी आपने देखा। और ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा, और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंट्स को भी अच्छे से याद रखिएगा। बाकी कल की क्लास में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे और उसके यूजेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। मिलन पिछले 2 दिन से क्लास में नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी, समझ आ गया आप ओके, ठीक है। फिर आप लोगों का टेस्ट का जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट कार्ड, वो कल ग्रुप में आपको डे टाइम पे मिल जाएगा, किसी भी टाइम पे। और फिर उसको लेकर के डिस्कस तो हम लोग कर ही चुके हैं। ओके। फॉर्म पे तो यही लिखा है कि फ़ी रिसीव, मतलब फ़ी जो है वो अभी रिसीव नहीं हो पाई है, और